नमस्कार। आज हम पहले प्रकरण का फिर से रिवीजन करेंगे। इस साल हम जो जानकारी देखेंगे भूगोल के तौर पर वो पर्यावरण के संदर्भ में है। आवर एनवायरनमेंट, पर्यावरण क्या है, इस संदर्भ में यदि हमें जानकारी देखनी है तो आज के इस प्रकरण में हम जानकारी देखने वाले हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। हम समय समय पर देखते हैं, जगह जगह पर देखते हैं कि पर्यावरण निरंतर बदलता रहता है। जहाँ पे आज एक आधा पेड़ है वहां पे दूसरी जगह पे नहीं होता या फिर अन्य कुछ होता है। हमारे आसपास जो जो भी चीजें हैं वो बदलती रहती है। अब पर्यावरण यदि हम देखेंगे, पर्यावरण क्या है, तो हम अपने पास आसपास जो भी देखते हैं वो सब कुछ पर्यावरण का हिस्सा है। हमारे आसपास हम जिन जिन को भी बातों को देख सकते हैं वो सब कुछ पर्यावरण है। पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए जमीन चाहिए। ये सब कुछ पर्यावरण से मिलता है, यानी ये सब कुछ पर्यावरण का ही हिस्सा है। पर्यावरण ये मूलतः एक फ्रेंच शब्द एनवायरमेंट इससे बना है। एनवायरन या एनवायरन से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पड़ोसी, हमारे आसपास। तो हमारे पास आसपास जो जो भी है वो सब कुछ पर्यावरण का हिस्सा है। अब हमारे पास आसपास क्या क्या हो सकता है, यदि हम देखेंगे कि बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपकी क्लास, स्कूल, कुछ या खेल का मैदान, आपके दोस्त, ये सभी क्या सभी पर्यावरण का हिस्सा है? जी हाँ, इनमें से कुछ का निर्माण प्रकृति ने किया है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि पर्वत है, पहाड़ी है, नदियां है, पेड़ है, ये सभी वस्तुओं का निर्माण कुदरत करती है, प्रकृति करती है। इसको हम कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। जिसका भी निर्माण प्रकृति द्वारा किया जाता है वो प्राकृतिक पर्यावरण। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे कि सड़क हो, कार हो, कपड़े हो, किताब हो, इन सभी का निर्माण मानव करता है। इसके कारण हम इस दूसरे ये जो सभी पिक्चर्स है, चित्र है, इनमें से इन सभी भाग को हम कहेंगे मानव निर्मित पर्यावरण। जिसका भी निर्माण मानव द्वारा किया जाता है वो मानव निर्मित पर्यावरण। और जो जो भी प्रकृति से हमें दिखाई देता है, मिलता है, उनको हम कहेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। तो पर्वत है, नदियां है, पेड़ है, प्राणी है, पुष्प है, ये सब कुछ हम प्राकृतिक पर्यावरण का भाग मानेंगे। और जबकि दूसरा जो भाग है वो है मानव निर्मित पर्यावरण। अब यदि हम प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे 3 प्रकार या पर्यावरण के घटक हम देख सकते हैं। इसी को हम कहेंगे पर्यावरण के प्रकार या पर्यावरण के घटक। 3 प्रकार से यहाँ पे पर्यावरण के प्रकार है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण और तीसरा है मानव पर्यावरण। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये 3 प्रकार देख सकते हैं। पर्यावरण के ये घटक है, मानव पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण एवं प्राकृतिक पर्यावरण। पर्यावरण के 3 भाग, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण एवं मानव निर्मित पर्यावरण। इस प्रकार से हम 3 भाग पर्यावरण के देख सकते हैं। अब यदि प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण, इसके यदि हम भाग देखेंगे कि क्या क्या किस किस में समाविष्ट होता है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुखता से 4 भाग हम देखते हैं। उसमें से एक है जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल।
स्थलमंडल जहाँ पर हम रहते हैं, मकाने वगैरह बनाते हैं। वायुमंडल जो हमारे आसपास हवा है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। और जलमंडल जहाँ पे पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में पानी का समुच्चय है। और ये सभी में के सभी पर जो सजीव सृष्टि पाई जाती है हवा में, पानी में एवं भू पर, उन सभी को मिलकर हम कहते हैं सजीव मंडल या जैव मंडल। दूसरा जो भाग है मानव निर्मित पर्यावरण, इसमें से हम इमारत देखते हैं, पार्क देखते हैं, पुल देखते हैं, सड़कें हैं, स्मारक है, उद्योग है। ये विविध प्रकार के जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है उनको हम कहेंगे मानव निर्मित पर्यावरण। तीसरा जो प्रकार है वो है मानव पर्यावरण। हम एक व्यक्ति के तौर पर एक दूसरे के नजदीक होते हैं या फिर एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारा परिवार हमारे पास पास होता है। हम एक समुदाय या उसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, धर्म के आधार पर होते हैं, या फिर शिक्षा संस्थानों में भी हम एक दूसरे के पास होते हैं। आर्थिक गतिविधियों के तौर पर हम एक दूसरे के पास या एक दूसरे की आवश्यकता होती है। राजनीतिक स्थिति हमारे लिए विविध प्रकार के देश वगैरह उस प्रकार से बन जाते हैं। तो ये सभी के सभी इसको हम कहेंगे मानव पर्यावरण। तो पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अभी हम यदि घटक देखेंगे तो चार घटक है: स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल एवं जैव मंडल। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे आप समझ गए होंगे कि किसी भी प्रजीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास जो जो भी हम पाते हैं उन सभी को पर्यावरण का हिस्सा कहेंगे। ये सब कुछ मिलाकर पर्यावरण बन जाता है। पर्यावरण इसका मतलब प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय अजीवीय दोनों अवस्थाएं पाई जाती है। यहाँ पे सजीव प्राणियों का संसार है, जैसे पादप एवं जीव जंतु है। उसके साथ साथ निर्जीव भी कई सारे पदार्थ का दिखाई देते हैं यहाँ पे, जैसे स्थलमंडल है। तो इन सभी को मिलकर हम कहेंगे पर्यावरण। अब मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? मानव पर्यावरण मानव ने जिन चीजों को भी बनाया है, जिनको मानव ने बनाया है, वो मानव निर्मित पर्यावरण हम कहेंगे। बड़े बड़े कारखाने हैं, हम बड़े बड़े पोर्ट बनाते हैं, बड़े बड़े भवनें बनाते हैं, ये सब कुछ, और इसके साथ साथ ही हम विविध प्रकार के काम करते हैं। तो ये सब कुछ मानव पर्यावरण का हिस्सा है। अब हम थोड़ी सी जानकारी प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। चार भाग: भूमि, जल, वायु, पेड़ एवं जीव जंतु, इन सभी को मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के ये चार भाग हैं: भूमि, जल, वायु, पेड़ एवं जीव जंतु, इन सभी को मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। जलमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल, इन तीनों में जो भी घटक होते हैं उन घटकों में जीव होते हैं, उन सभी जीवों को मिलाकर हम कहेंगे जैवमंडल। अब हम जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल के विषय में पता लगाएंगे कि क्या है ये। अब यदि हम देखेंगे तो स्थलमंडल क्या है, तो पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत को स्थलमंडल कहते हैं। जहां पे हम रहते हैं, रह सकते हैं, ऐसे पृथ्वी के ऊपर का जो ठोस परत है उसको हम कहेंगे स्थलमंडल। यह चट्टानों एवं खनिजों से बनी है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यहाँ पर पहाड़, पठार, मैदान जैसी अलग अलग स्थलाकृतियां भी पाई जाती है। ये सभी स्थलाकृतियां पृथ्वी पर हर जगह पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं स्थलमंडल। और वो मिट्टी से ढकी हुई होती है, मिट्टी की एक पतली परत उसके ऊपर होती है। स्थलमंडल हमें क्या क्या किसके लिए आवश्यकता है, तो स्थलमंडल हमें वन, कृषि, इसके लिए आवश्यक है।
हमें घर बनाने के लिए आवश्यक है। भूमि पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करती है और साथ ही साथ स्थलमंडल से हमें खनिज ज्यादातर पर प्राप्त होते हैं। तो खनिजों के निष्कर्षण के लिए हमें भूमि चाहिए या फिर स्थलमंडल चाहिए। वन के लिए, कृषि के लिए, हमें रहने के लिए, कारखाने बनाने के लिए, पशुओं को चरने के लिए घासस्थल पर, ये सभी के लिए स्थलमंडल काफी आवश्यक है। जलमंडल क्या है? तो जलमंडल जहां से हम जल मिलता है उसे हम जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में जल का जो प्रमाण है वो महासागर में है। लगभग 71% पृथ्वी के ऊपर का जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। जो बड़े बड़े महासागर है, सागर है, झील है, नदी है, तालाब है, सरोवर है, ये सभी से हमें जल के स्रोत प्राप्त हो जाते हैं। और हमारे लिए रहने के लिए या जीवों के रहने के लिए जल काफी मात्रा में आवश्यक है। जल के अलावा हम रह नहीं सकते हैं। तो जलमंडल से हमें जल मिलता है और ये विभिन्न हमारे लिए जल के स्रोत है। नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर है। और हम सभी प्राणियों के लिए जल काफी आवश्यक होता है। हम यहाँ पे एक बात और देख रहे हैं कि वर्षा में भी जल होता है और वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला जो घटक है वो है वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु या हवा को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह हमें सूरज की गर्मी और उसके हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। हमारे पृथ्वी के ऊपर कई किलोमीटर तक एक हवा का एक आवरण है। उस आवरण के कारण हम बचे हुए हैं। यदि मान लीजिए कि यह पृथ्वी के ऊपर का हवा का आवरण या इसी को हम कहते हैं वायुमंडल नहीं होता तो हमारे लिए काफी सारी दिक्कतें निर्माण हो जाती थी। अब इसमें क्या क्या है? तो गैस है, धूलकण है एवं जलवाष्प मौजूद रहते हैं और वायुमंडल के कारण ही मौसम में बदलाव होते हैं। हम देख रहे हैं कि फिलहाल का मौसम अलग है। फिलहाल बारिश के दिन है, कुछ दिनों पहले गर्मी के दिन थे, कुछ दिन के बाद ठंडी के दिन आ जाएंगे। तो ये जो वायुमंडल में जो परिवर्तन हो जाता है, मौसम में परिवर्तन वायुमंडल के कारण हो जाता है। अब जो चौथा भाग है वो है जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? तो पादप एवं जीव जंतु इन सभी को मिलाकर जैवमंडल बन जाता है। यह पृथ्वी का एक छोटा सा क्षेत्र है जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि परितंत्र क्या है? कि परितंत्र, यहाँ आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे होंगे कि दोनों ये, अब यदि हम देखेंगे तो ये विविध प्रकार की तस्वीरें हैं। केरल और राजस्थान, ये जो चित्र है वो राजस्थान का है, ये जो चित्र है वो केरल का है। ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिखाई देती है। यहाँ पे वर्षा बिल्कुल ही नहीं होती, तो यहाँ पे निरंतर वर्षा होती रहती है। या फिर हम आसाम की बात करेंगे, यहाँ पे समुद्र किनारा, यहाँ पे बिल्कुल ही तटीय किनारा नहीं। यहाँ पे तुलना में गर्मी राजस्थान में काफी मात्रा में होती है। इन दोनों स्थानों के जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके एक दूसरे से काफी अलग है, पर ये सभी एक दूसरे से संबंधित है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। अब यहाँ पे यदि हम राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पे ऊंट ज्यादा मात्रा में दिखाई देंगे। वही यदि हम केरल में देखेंगे तो वहां पे ज्यादा मात्रा में हाथी दिखाई देंगे या फिर पेड़ों के ऊपर रहने वाले बड़े मात्रा में प्राणी दिखाई देंगे। अब यदि ऊंट केरल में जाएगा तो उसके लिए वहां पे नुकसान है और हाथी रेगिस्तान में जाएगा तो उसके लिए वहां पे नुकसान है, क्योंकि वो वहां के पर्यावरण के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। जिस प्रकार के हमारे आसपास का पर्यावरण है उसी पर हम आश्रित होते हैं और एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। ज्यादा पेड़ है, इसके कारण हाथियों को जो खाने के लिए ज्यादा भोजन लगता है तो वो वहां पे उपलब्ध है।
रेगिस्तान में पानी की कमी है, तो ये पानी की कमी ऊंट 8 दिन से जब भी ज्यादा बिना पानी से रह सकता है। इसके कारण वो वहां के प्रकृति से या पर्यावरण से एडजस्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर होते हैं। जीवधारी का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। कि जिस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, ये ही निर्भरता परितंत्र निर्माण करती है। अब जो भाग है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण मानव अपने पर्यावरण में अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। हम सभी जानते हैं कि पुराने समय से ही मानव प्रकृति के साथ जीता था, प्रकृति से ही वो अपनी आवश्यकताओं की पूरी करता था। समय के साथ उसकी कई आवश्यकताएं बढ़ने लगी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के तरीके सीख लिए। उसने पशु पालना, फसल उगाना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, ज्यादा से ज्यादा अन्न उगाना शुरू कर दिया, बेचना और खरीदना शुरू हो गया, और इस प्रकार से मानव वस्तु विनिमय की पद्धति की शुरुआत हो गई। परिवहन, सूचना का विकास हो गया। हर एक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहले वस्तु विनिमय की पद्धति थी। अब ये क्या थी कि जी आपको एक वस्तु चाहिए तो उसके बदले में दूसरी वस्तु आपको देनी पड़ेगी। यानी वहां पे पैसे नहीं होते थे, बल्कि एक दूसरे से वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता था। एक किसान के पास अनाज है तो वो अपना अनाज देगा, और उसको यदि कुछ लोहे की वस्तुएं वगैरह बनानी है, हथियार औजार बनाने खेती के लिए, वो लोहार से अपना अनाज देकर वो लोहार से उस प्रकार की वस्तुएं बनवा लेता था। इसी को हम कहेंगे वस्तु विनिमय की पद्धति। प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। यदि सही संतुलन नहीं होगा तो काफी सारी दिक्कतें आ सकती है। अब इसके संक्षेप में हम उसके बारे में प्रश्न कुछ दिए हैं। परितंत्र क्या है? जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण की यदि हम बात करेंगे तो भूमि, जल, वायु, पेड़ एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से हैं? पर्यावरण के घटक प्राकृतिक पर्यावरण, मानव और मानव निर्मित पर्यावरण, इस प्रकार से 3 घटक है। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण, कितने भी हम उदाहरण लिख सकते हैं। इमारतें है, पार्क है, पुल है, सड़क है, उद्योग है, क्लास है, भवनें हैं, ये सभी के सभी। स्थलमंडल हम किसे कहेंगे? तो स्थलमंडल पृथ्वी की ऊपर की ठोस परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यहाँ पर पहाड़, पठार, मैदान जैसी अलग अलग स्थलाकृति पाई जाती है। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक, जीवीय पर्यावरण सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जीव जंतु, और अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। जैव मंडल क्या है? तो पादप, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु सभी को मिलाकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक छोटा सा क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनमें से कौन सा परितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल, वन, यहाँ पे ताल नहीं है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, धर्म, समुदाय। स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। मानव निर्मित, इनमें से कौन सा पर्यावरण है? तो पहाड़, समुद्र, सड़क, इनमें से सड़क मानवीय पर्यावरण का भाग है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि, फसल वृद्धि। अब इनमें से यदि हम देखेंगे तो वह जनसंख्या वृद्धि है।
अब यहाँ पे आप अपनी नोटबुक में इसके जो जोड़ है वो निकाल कर लिख दीजिए। जैवमंडल क्या है? तो वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है। जलमंडल क्या है? तो जलीय क्षेत्र है। और पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र है। कुछ कारण बताने के प्रश्न। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। ये दोनों के लिए उत्तर। धन्यवाद।